A very good evening class 9th. This is दिव्य ज्योति श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 9 की. ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति होती है. इस चैप्टर में हम फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये जो फर्स्ट पेज आप देख रहे हैं, ये पूरा जो पेज आपको दिख रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन बाद में आपने मूवीज़ देखी होंगी ना, चेन्नई एक्सप्रेस देखी है मूवी कि स्टार्ट पिक्चर होती है, फिर वो अपना पास्ट बताता है ना. तो वही करना है हमको भी कि ये पढ़ने से पहले हमको पास्ट में पूरा चैप्टर पास्ट पे बेसिस है, तो हमको पहले पास्ट के बारे में ही पढ़ना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 14 जुलाई 1789 की बात कही जा रही है. ठीक है, लेकिन हम पहले जानते हैं कि उससे पहले क्या हुआ था. ठीक है, तो देखिए फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. ठीक है, 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी पहले हम ये जान लेते हैं. ठीक है ना, देखिए 1774 में लुइस 16 जो थे वो किंग बन गए थे. कहाँ के किंग बन गए थे? फ्रांस के किंग बन गए थे. ठीक है, और वो बिलोंग करते थे एक बर्बन फैमिली से. कहाँ से बिलोंग करते थे? बर्बन फैमिली. अब बर्बन क्या होता है? बिस्किट वाला बर्बन नहीं होता है. बर्बन जो है वो फ्रांस की रॉयल फैमिली, इसको शाही खानदान या शाही परिवार कहते हैं. तो लुइस 16 फ्रांस के शाही परिवार से बिलोंग करते थे और वो 1774 में वहाँ के राजा बन गए थे. ठीक है, उनकी शादी किससे हुई थी? उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुई थी जिनका नाम था मैरी एंटोनेट. ठीक है, क्या नाम था? मैरी एंटोनेट. और वो कहाँ की प्रिंसेस थी? ऑस्ट्रिया की. ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी, ऑस्ट्रिया की थी. ठीक है, देखिए अब देखिए जब लुइस 16 राजा बनते हैं, कहाँ के राजा बन गए? फ्रांस के राजा बनते हैं, तो उनको क्या मिलता है? एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है. अब ये बताइए, अगर राजा बन रहे हैं, राज्य मिल रहा है, तो खजाना भी मिलना चाहिए, है कि नहीं भाई? राजा के पास गरीबी थोड़ी होती है, राजा के पास तो बहुत खजाने होते हैं. ठीक है, लेकिन इनके साथ क्या होता है कि इन्हें जो खजाना मिलता है वो खाली मिलता है. ठीक है, जो ट्रेजरी मिलती है वो खाली मिलती है. ठीक है, थोड़ा सा वहाँ की सोसाइटी के बारे में जानते हैं. देखिए तब की सोसाइटी जो थी ना, वो फ्यूडल लाइफ जीती थी. ठीक है, फ्यूडल लाइफ क्या होती है कि अ टाइप ऑफ लाइफ इन विच अ किंग और अ लैंडलॉर्ड ओन्ड ऑल द थिंग्स. ठीक है, कि या एक तो राजा या तो कोई और ज़मींदार क्या करता था, सारी चीज़ों का मालिकाना हक रखता था. देखिए ये फ़ोटो आपको दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे एक तानाशाह बैठा हुआ है और ये बेचारे जो वहाँ के लोग हैं वो लाके देखिए टैक्सेस पे कर रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सोसाइटी के बारे में जानते हैं. देखिए फ्रांस की जो सोसाइटी थी, जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस टाइम पर, वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी. ये देखिए वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी. फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी, सेकंड स्टेट था नोबिलिटी, थर्ड स्टेट था फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी और थर्ड बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट एंड आर्टिशन, स्मॉल पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर. क्लर्जी क्या होता है भाई? देखिए क्लर्जी में कौन आते थे? चर्च के मेंबर्स आते थे. चर्च आप जानते हैं, क्रिश्चियंस जहाँ पर पूजा करते हैं, जैसे हमारे लिए टेंपल है, क्रिश्चियंस के लिए क्या है? चर्च है. ठीक है, तो चर्च जो थे चर्च के लोग जो थे, जो फादर वगैरह थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? क्लर्जी. क्लर्जी मतलब चर्च के मेंबर्स. ठीक है, नोबिलिटी. नोबिलिटी का मतलब होता है राजा का परिवार और उनके रिश्तेदार आते थे. ठीक है, और तीसरे स्टेट में आते थे, मतलब सबसे गरीब लोग कौन थे? छोटे बिजनेसमैन जो थे और जो व्यापारी थे, जो मजदूर थे. ठीक है, वो लोग किस में आते थे? थर्ड स्टेट में आते थे. अब देखिए होता क्या था कि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग मिल के ना अपनी तानाशाही थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर करते थे. ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग मिलकर, ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग होते थे, ये लोग मिल के थर्ड स्टेट को मतलब अपना मजदूर बना के, अपना नौकर बना के रखते थे. ठीक है, अब देखिए
अब पता है यहाँ पे टैक्सेस भी पे करनी होती थी, ठीक है। तो आपको ये पता है, मैं बता दूँ, पता नहीं होगा, फर्स्ट टाइम आप भी पढ़ रहे हो चैप्टर, उस टाइम ना 2 तरीके का टैक्स लगता था, ठीक है। कितने तरीके का टैक्स? 2 तरीके का। पहला टिथेस और दूसरा टेल, ठीक है। टिथेस क्या था? टैक्स विच वॉज बीइंग इम्पोज्ड बाय चर्च। जो क्लर्जी है ना, क्लर्जी या चर्च को जो टैक्स दिया जाता था उसको टिथेस बोलते थे, और जो स्टेट को यानी राज्य को टैक्स दिया जाता था उसे क्या बोलते थे? टेल बोलते थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि जो टैक्स था वो केवल 3rd स्टेट के लोग पे करते थे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे, ठीक है। इन लोगों को कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, केवल तीसरे स्टेट के लोगों को सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, ओके। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर मैंने अभी पहले आपको बताया कि राजा जब बने थे लुईस 16 तो उनको खजाना नहीं मिला था, खजाना खाली था। उसका रीज़न क्या था हम ये जान लेते हैं। क्या जानेंगे? रीज़न फॉर एम्प्टी ट्रेजर, ठीक है। देखिए सबसे पहला रीज़न ये था कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बहुत समय से युद्ध हो रहा था, ठीक है। उनके बीच में वार बहुत दिनों से चल रही थी। अब आप ये बताओ, अगर वॉर होगा, युद्ध होगा, तो उसमें तो मतलब बहुत सारे खर्चे तो आएंगे ना, वेपन्स लगेंगे, हथियार यूज़ होंगे, हथियार पे खर्चे होंगे, कितनी सारी सेनाएं होंगी उन पर खर्चे होंगे ना, तो वहाँ पे खर्च हो गया था। दूसरा था मेंटेनेंस में, जो राजा का महल था उसको मेंटेन करने में बहुत खर्चा हो जाता था, ठीक है। और एक समय पे क्या होता था कि अमेरिका जो था वो ब्रिटेन का स्लेव था, ठीक है। किसका स्लेव था? गुलाम था। स्लेव मतलब गुलाम था। ब्रिटेन का गुलाम कौन था? अमेरिका था। तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी, ठीक है। उसे बहुत सारे पैसे दिए थे युद्ध करने के लिए, ठीक है। और इतना मतलब दोस्ती निभाने के लिए बहुत सारा लोन लेके भी अमेरिका को पैसा दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा रीज़न क्या था? फ्रांस टुक लोन फॉर हेल्प ऑफ अमेरिका एंड दे हैव टू गिव हाई इंटरेस्टेड ऑन द लोन। मैंने आपको बताया ना कि फ्रांस लोन लेके अमेरिका की हेल्प कर रहा था, तो उसके लिए क्या बहुत सारे इंटरेस्ट पे करने पड़ते थे। लोन पे इंटरेस्ट लगता है ना, वो पे करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द कंट्री, जो देश के खर्च थे वो तो हो ही रहे थे भाई, खर्चे थोड़ी रुकते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न था खाली ट्रेजरी होने का कि जो 3rd स्टेट के लोग थे केवल वही टैक्स देते थे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे। एक बार फिर से रिवाइज करिए मेरे साथ। रीज़न फॉर एम्प्टी ट्रेजर, ठीक है। क्या क्या रीज़न था? लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ किंग्स पैलेस। तीसरा हो जाएगा फ्रांस हेल्प्ड अमेरिका टू फाइट विथ ब्रिटेन। चौथा हो जाएगा फ्रांस हैव टू गिव हाई इंटरेस्ट ऑन द लोन। पांचवा हो जाएगा रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द कंट्री। और छठवा हो जाएगा टैक्स वाज ओनली पेड बाय 3rd स्टेट, ठीक है। जब लुईस 16 आए और उन्हें खजाना नहीं मिला, वो खाली मिला ट्रेजर बॉक्स, तो उन्होंने क्या फैसला किया कि टैक्स को अब हम बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी उन्होंने क्या किया? टैक्स तो बढ़ाया लेकिन सिर्फ 3rd स्टेट के लोगों के लिए, ठीक है। उन्होंने अभी भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रगल टू सर्वाइव के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सबसिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड, ठीक है। देखिए सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? जब हमें हमारे डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस की ज़रूरतें भी हमारी ना पूरी हो पाएँ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। जब हमारी छोटी मोटी डेली वाली ज़रूरतें भी ना पूरी हो पाएँ, ठीक है, जो हमारी आधार है जैसे खाना पीना, खाना रहना तक ना पूरा हो पाए, तो उसको क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब है कि जीने के लिए संघर्ष करना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, देखिए 1715 से
1789 तक जो पॉपुलेशन थी वो 28 मिलियन हो चुकी थी, ठीक है। 28 मिलियन पॉपुलेशन मतलब 23 मिलियन से 28 मिलियन तो 5 मिलियन बढ़ गया था ना। तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई थी, लेकिन जो फूड ग्रेन्स थे, ठीक है, जो अनाज की पैदावार थी वो नहीं बढ़ी थी, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, अगर किसी देश में एग्जाम्पल ले लो, 100 लोगों के लिए अनाज पैदावार हो रहा है, ठीक है, अनाज पैदा हो रहा है। अब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ के 300 हो जाती है, लेकिन अनाज अभी भी 100 लोगों का ही पैदा हो रहा है। तो क्या वहाँ पे स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना जीने के लिए, खाना कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब फूड ग्रेन कम है, पॉपुलेशन अधिक है, तो फूड ग्रेन का जो प्राइजेज होते हैं, जो उसका दाम होता है, वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब ये बताओ, जब प्राइस भी बढ़ा दिया गया तो क्या जो गरीब लोग हैं वो खाना अवेलेबल कर पाएंगे क्या अपने लिए? नहीं कर पाएंगे ना। और देखिए, तो वही कह रहा है कि लेस प्रोडक्शन वाज बिकॉज ऑफ ड्रॉट और हेल एंड कॉजेज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और लेस प्रोडक्शन क्यों था, मतलब पैदावार या उत्पाद कम क्यों था? ड्रॉट की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से क्या था, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था। तो उससे क्या हो जाता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाता है। किसी भी जगह पर जब जनसंख्या अधिक रहेगी, पॉपुलेशन अधिक रहेगा और वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस होगा ना भाई। जब सूखा पड़ गया, अनाज पैदा नहीं हो रहा है, अनाज अब नहीं मिल रहा है, तो लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। जो बचा कुचा अनाज है भी, उसका दाम इतना अधिक है कि जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो रिजल्ट क्या करेगा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, अभी हम अमेरिका और फ्रांस के बारे में पढ़ रहे थे। आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना होगा, ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दिया है। देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो था वो फ्रांस ने ही अमेरिका को गिफ्ट किया था। जब अमेरिका किससे आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन की स्लेवरी से, यानी ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हुआ था अमेरिका। तो फ्रांस ने अमेरिका को जीत की खुशी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद हमको पढ़ना है ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेजेस एंड टू प्रिविलेजेस, ठीक है। हमको ये पढ़ना है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतने के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप इतना रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी भी लाइन में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर तुरंत पूछ लीजिए कि क्या दिक्कत है, ठीक है। नोट्स आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पर मिलेंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।